नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। आज बात मुद्दे की में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। हाल ही में ये चर्चा में भी रहा था, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत जो है वो चर्चा में रहा था, क्योंकि इस कोरोना संकट के दौर में पुनः उद्योगों को और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, ठीक है, पुनः उन्हें पोषित करने के लिए सरकार ने ये पूरा जो आत्मनिर्भर भारत का पूरा ये टारगेट रखा है उसको सुनिश्चित किया, उसको सबके सामने रखा। लगभग 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का ये पूरा जो है ये पूरा प्लान जो है वो रखा गया है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक सेक्टर की तरफ, विभाग की तरफ जो है वो ध्यान दिया गया है और जिन क्षेत्रों में ज़्यादा आवश्यकता है सुधार करने की, उन्हें सहायता की, तो उस पर नज़र रखी गई है, ठीक है। तो बेहद ज़रूरी हो जाता है ऐसे दौर में कुछ ऐसे प्लान्स को लाना, कुछ ऐसी योजनाओं को लाना, कुछ ऐसे अभियानों को लाना जो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो उसी को नज़र रखते हुए यह पूरा जो सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत है उसको लाया गया है, ठीक है। यह देखते हैं, इसके बारे में आज हम पूरा देखेंगे अच्छे से, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा इस पूरे अभियान को, ये जो पूरा भारत आत्मनिर्भर भारत है, उसको पूरे 5 किस्तों में विभाजित कर कर दिया गया है अलग अलग क्षेत्रों के लिए, ठीक है। तो इस पूरे किस्तों को, जो ये 5 किस्तें हैं, पूरा जो अभियान है, इसको पूरे अच्छे से देखेंगे, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ उतना देखेंगे जितना हमारा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और एक भी चीज़ों को ना छोड़ते हुए, जो महत्वपूर्ण है उन एक भी चीज़ों को ना छोड़ते हुए पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना, और ख़ासकर तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम एक संकट से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की, ठीक है। तो अब ये चर्चा में क्यों आया था, पहले इसको देख लेते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। ये जो आत्मनिर्भर भारत है, आर्थिक पैकेज है, उसके लिए ही ये पूरा अभियान जो है वो घोषित किया गया था, और यह 20 लाख करोड़ से भी अधिक का पूरा पैकेज है, जो कि हमारे देश की, यानी भारत की जो GDP है उसके लगभग 10% के बराबर है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है कि 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का ये आर्थिक पैकेज है, जो हमारे देश की GDP के 10%, लगभग 10% के बराबर है, ठीक है। अब इस 20 लाख करोड़ से ज़्यादा के जो पूरा पैकेज है, आर्थिक पैकेज है जिसकी बात की जा रही है, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या शामिल है, तो उसमें लगभग 1,92,800 करोड़ जो है वो PM गरीब कल्याण पैकेज के लिए है। किसके लिए है? PM गरीब कल्याण पैकेज के लिए है। और 8,01,603 करोड़ रुपए RBI की मौद्रिक आय के लिए हैं, ठीक है। और जो 11,02,650 करोड़ रुपए हैं वो वित्त मंत्री ने 5 किस्तों में इनको जारी किया है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा देखते रहना है कि जो 5 किस्तों में जारी किया है उसके लिए इतनी राशि है, RBI की मौद्रिक जो उपाय हैं उनके लिए इतना है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो NPA एसेट्स वगैरह हैं उनको भी हमें दरकिनार करना है, हमें तरलता को बैलेंस करके चलना है ना, बाज़ार की जो लिक्विडिटी है उसको बैलेंस करके चलना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो RBI की मौद्रिक उपाय है उसके लिए इतना धन मुहैया कराया गया है। और जो गरीब कल्याण पैकेज है, PM गरीब कल्याण पैकेज है, क्योंकि इस आर्थिक जो संकट है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहा है वो निचला जो वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो मजदूर वर्ग है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो इन्हीं सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जो गरीब कल्याण पैकेज है उसके लिए 1,92,800 करोड़ जो है वो इसके लिए रखे गए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक आउटलेट था। आगे देखते हैं, अब सारी किस्तों को हम देखेंगे कि किस किस्त में किसके बारे में बात की गई है और क्या बात की गई है, ठीक है। तो जो पहली किस्त है वो है व्यवसाय और MSME से रिलेटेड है, यानी व्यवसायों से रिलेटेड है, और जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि पहली किस्त किससे संबंधित है, दूसरी किस्त किससे संबंधित है ना, और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है उन पे तो हमें एक बार नज़र रखनी ही है। MSME को 3 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो ध्यान में रखना है MSME के लिए कितने हैं, 3 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है MSME के लिए।
और वो एमएसएमई जो कर्ज नहीं चुका पा रही हैं, है ना। पहली बात तो एमएसएमई के लिए कितनी व्यवस्था की गई है, कितनी आर्थिक वित्तीय व्यवस्था की बात की गई है, तो 3 लाख करोड़ रुपए की। और वो एमएसएमई जो कर्ज को नहीं चुका पा रही है उनके लिए कुल 20,000 करोड़ रुपए के कर्ज की सुविधा का ऐलान किया गया है इस आर्थिक पैकेज में, ठीक है। इस अभियान के तहत एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। तो देखिए, क्योंकि जो एमएसएमई क्षेत्र है ना, वो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूक्ष्म लघु उद्योग जो हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यही वह सेक्टर होता है एमएसएमई जो लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करता है, उनको आगे बढ़ाता है और देश के विकास में, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो एमएसएमई है उसमें फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। एमएसएमई की परिभाषा को भी बदला गया है, उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं कि केवल निवेश के बजाय निवेश और टर्नओवर दोनों के आधार पर एमएसएमई अब होगा। अब ये नहीं कि केवल निवेश को ही हम इसमें कि कितना निवेश किया जा रहा है, कितने निवेश को इसमें समाहित किया जा रहा है, हम इस पर नहीं, बल्कि जो टर्नओवर है उसको भी आधार बनाकर हम एमएसएमई निर्धारित करेंगे। अब हमने कहा ना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, तो सूक्ष्म लघु किसको कहा जाएगा? जिसका जो निवेश है वो 1 करोड़ रुपए और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए इसमें होगा उसे, ठीक है। 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर इसमें शामिल किया गया है सूक्ष्म उद्योग में। लघु उद्योगों की बात करें तो 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। मध्यम उद्योगों की बात करें तो 20 करोड़ का निवेश है और 100 करोड़ का इसमें टर्नओवर है, ठीक है। जबकि विनिर्माण और सेवा उद्यम वर्गीकरण जो था वो खत्म कर दिया गया, यानी विनिर्माण और जो सर्विस, जो सेवा उद्यम था उसका वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया। अब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को ही निवेश और टर्नओवर, ध्यान में रखना है 2 शब्द, निवेश और टर्नओवर, दोनों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। जो एनबीएफसीज हैं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज़ हैं, है ना, और जो एचएफसीज हैं यानी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, एमएफआईज हैं यानी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान हैं, उन सब के लिए 30,000 करोड़ की विशेष नकदी की घोषणा की गई है, ठीक है। अब देखिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें बस अब यहाँ पे ये टर्म्स आ गए हैं ना, एनबीएफसीज हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गया, है ना, तो इन सबको थोड़ा सा जानना ज़रूरी हो जाएगा कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थान क्या होते हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ क्या हैं, है ना। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज़ है वो क्या होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्कॉम यानी जो पावर जनरेटिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए कितना सहायता की बात की गई, तो 90,000 करोड़ की बात की गई है। टीडीएस और टीसीएस, है ना, टीडीएस और टीसीएस की दर में 31 मार्च 2021 तक के लिए 25% की कटौती की गई है। किसमें? टीडीएस में, और टीसीएस की जो दर है उसमें। कब तक के लिए? 31 मार्च 2021 तक के लिए कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? 25% की, ठीक है। ये डाटा थोड़े बहुत हमें ध्यान में रखने हैं, बार बार हम चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तो ये हमें थोड़ा सा जब क्वेश्चन आएगा तो एलिमिनेट करने में आसानी होगी। विवाद से विश्वास योजना जो कि बजट 2021 के दौरान आई थी, विश्वास से विवाद योजना, उसके तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं उनको 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के ही टैक्स वो दे सकते हैं, यानी उस पर कोई ब्याज नहीं होगा और बिना किसी ब्याज के, बिना किसी इंटरेस्ट के जो है वो 31 दिसंबर 2020 तक वो अपना टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। ये योजना भी याद रखनी है, विवाद से विश्वास योजना। जब हमने बजट डिस्कस किया था तो इस योजना को भी देखा था, है ना। तो ये जो भी टैक्स है, बकाया टैक्स है, उससे संबंधित था। अगले 3 माह के लिए ईपीएफ यानी जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसका योगदान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया, यानी इसमें भी कटौती की गई है अगले 3 माह के लिए, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं किश्त 1 में, और किश्त 1 किससे संबंधित है? एमएसएमई से और व्यवसाय से संबंधित है, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमें याद में रखनी है। फिर आता है किश्त 2, और किश्त 2 किससे संबंधित है? तो किश्त 2 संबंधित है प्रवासियों और किसानों सहित जो गरीबों की सहायता है, किसान और गरीबों की सहायता और प्रवासियों की जो सहायता है उससे संबंधित है किश्त 2, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं? किसानों के लिए नाबार्ड के जरिए 30,000 करोड़ के जो एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड है उनकी घोषणा की गई है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा जो है वो किसानों को 2 लाख करोड़ के किसान क्रेडिट कार्ड,
ठीक है। तो 2 लाख करोड़ के किसान क्रेडिट कार्ड स्पेशल ड्राइव के ज़रिए कंसेशनल क्रेडिट कार्ड इसमें दिया जाएगा। तो एक नया शब्द आया है, कंसेशनल क्रेडिट दिया जाएगा। किसके तहत दिया जाएगा? ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना के ज़रिए इसमें दिया जाएगा 2 लाख करोड़ तक के, ठीक है। तो ध्यान में रखना है किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये नाबार्ड के द्वारा लाया गया था। फिर एक चीज़ आती है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का विस्तार के साथ ही नेशनल पोर्टेबिलिटी की घोषणा की गई है। और जो प्रवासी कामगार हैं उनके लिए भी सभी राज्यों और यूटीज़ में, सभी राज्यों में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ये दक्षिणी राज्य हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी राज्यों और जितनी भी यूटीज़ हैं उनमें 2 माह के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं या प्रति परिवार 1 किलो चना मुहैया कराने की बात इसमें कही गई है ना। आप देख भी रहे होंगे आपके आसपास जो भी राशन जहां से वितरित किया जाता होगा, तो वहां पे आप देख भी रहे होंगे कि ये वितरण किया भी जा रहा है ना। तो ये प्रवासी कामगारों के लिए है कि सभी राज्यों और जो यूटीज़ हैं उनमें लिए 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो चावल, गेहूँ या फिर ये कह सकते हैं कि प्रति परिवार के हिसाब से 1 किलो जो चना है वो मुहैया कराया जाएगा। तो किस्त नंबर 2 प्रवासियों और किसानों सहित जो गरीब हैं उनकी सहायता से संबंधित है। और जबकि पहली किस्त किससे संबंधित थी? व्यवसाय और एमएसएमई से, ठीक है। किस्त नंबर 3 ये कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित रखती है, कृषि से संबंधित है और उससे रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं उनसे। इसके अंतर्गत क्या बात की गई है? जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें संशोधन होगा। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज व आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को भी जो है वो नियंत्रण मुक्त किया जाएगा। और जो MFE यानी जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज़ हैं उनके औपचारिक करण के जरिए 10,000 करोड़ की सहायता राशि के साथ वोकल फॉर लोकल की विद ग्लोबल आउटरीच की योजना शुरू की जाएगी। ये आपने वर्ड सुना भी होगा, ठीक है। वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच योजना शुरू की जाएगी, ठीक है। तो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के औपचारीकरण के लिए ऐसा किया जा रहा है। 10,000 करोड़ रुपए की जो सहायता है राशि है उसके साथ इसको शुरू किया जा रहा है। टॉप टू टोटल की बात करें तो ऑपरेशन ग्रीन, जो कि हम पहले भी हमने बजट 2018 का समथिंग का जो बजट था उसमें ये ऑपरेशन ग्रीन की बात की गई थी। तो ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार जो है वो किया जा रहा है, जिसके तहत जो टमाटर, प्याज, आलू यानी जो टॉप है उसके अलावा बाकी सभी फल और सब्जियों के लिए भी जो है वो किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। पहले तो टॉप के लिए था यानी जो टमाटो, ऑनियन और पोटैटो के लिए था, लेकिन अभी इसके अलावा सभी जो फल हैं और सब्जी हैं उनके लिए भी इसको ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार किया जाएगा। पहले ऑपरेशन ग्रीन में सिर्फ 3 चीज़ें शामिल थी, लेकिन अभी अतिरिक्त फल और सब्जियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। अगले 2 सप्ताह में 10 लाख हेक्टेयर भूमि में हर्बल खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। कितनी भूमि में? 10 लाख हेक्टेयर भूमि में हर्बल खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। अग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। अग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मतलब होता है जो कृषि से संबंधित जो भी अवसंरचनात्मक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इसमें फंड दिया जाएगा। 100% टीकाकरण के लिए जो है वो 13,343 करोड़ रुपए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत के लिए जाएंगे। तो ये कार्यक्रम देखिए यही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम हो गया, जो टॉप है पहले उसमें ये चीज़ें शामिल थी, अब ये इनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है, 100% टीकाकरण के लिए। तो ये कार्यक्रम किससे संबंधित है? क्योंकि रोग नियंत्रण है और रोग नियंत्रण कैसे हो पाएगा? जब प्रॉपर तरीके से टीकाकरण होगा, ठीक है। तो 100% टीकाकरण के लिए ही राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्ययन और जल कृषि के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्ययन संपदा योजना भी लॉन्च होगी। कौन सी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लॉन्च होगी। किसके लिए? जो समुद्री और जो अंतर्देशीय है ना, जो अंतर्देशीय है उसके मत्स्य और जो जल कृषि है उसके विकास के लिए भी, ठीक है। तो हमारा जो किस्त 3 है वो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र है उससे है। फिर आता है किस्त 4। किस्त 4 जो है वो किससे संबंधित है? विकास के लिए क्षितिज यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, विकास के लिए क्षितिज। इसके अंतर्गत क्या बात की गई है? जो कोयला है, रक्षा निर्माण है, विमानन है, अंतरिक्ष है, बिजली वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया, क्योंकि यह जो क्षेत्र हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं जो
देश के जो जीडीपी है, जो देश का विकास है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको बढ़ावा देने में जो है वो सहायक सिद्ध होती हैं। इसीलिए कोयला हो, चाहे रक्षा निर्माण हो, चाहे विमानन हो, अंतरिक्ष हो, बिजली हो, वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया है। कोल क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म करने के साथ ही 50 नए ब्लॉक खोलने की भी घोषणा की गई है। अब सरकार का एकाधिकार खत्म होने कोयला क्षेत्र में इसकी बात की गई है। साथ ही जो 50 नए ब्लॉक हैं उनके खोलने की भी घोषणा की गई है। ठीक है, वैसे भी गवर्नमेंट हम देख रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा जोर दे रही है। जब 1991 में एलपीजी हुआ था, एलपीजी यानी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तो उसके तहत भी प्राइवेटाइजेशन यानी जो निजीकरण था उसको प्रोत्साहन दिया गया था। लेकिन उसके बाद से ही फिर भी अब ज़्यादा जो है वो चीज़ों को और भी उसी निजीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमने कुछ समय पहले एक न्यूज़ भी देखी थी कि जो बीपीसीएल वगैरह है उसको सरकार अपना उस पर जो एकाधिकार है उसको हटा दिया गया था, है ना। तो सारी जो टेहरी पावर है उस पर उसकी बात की गई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ों को अब प्राइवेटाइजेशन की ओर मोड़ा जा रहा है ताकि यह सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जो जीडीपी है, हमारा जो विकास है, देश का आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको आगे ले जाने में प्रोत्साहित करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें डिफेंस के क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा को मौजूदा अभी 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8,000 यानी लगभग 8,100 करोड़ रुपए की घोषणा की बात की गई है। और भारत को जो एयरक्राफ्ट में MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल का हब बनाया जाएगा। किसमें? एयरक्राफ्ट में। जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी जो यूटीज़ हैं उसमें डिस्कॉम का निजीकरण होगा। ठीक है, किसका? डिस्कॉम का निजीकरण होगा। तो हमने देखा ना कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रही है और उसके प्रमाण हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर यूटीज़ में भी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी डिस्कॉम का निजीकरण होगा। इसरो की भी सुविधा का प्रयोग अब प्राइवेट कंपनीज़ भी कर सकेंगी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, है ना, कि प्राइवेट कंपनीज़ भी अब इसरो का प्रयोग करेंगी। जैसे नासा की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस एक्स जो अमेरिका की एक कंपनी है, स्पेस एक्स और नासा जो है वो कोलैबोरेट में भी कार्य करती हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो अब इसरो है उसकी सुविधा का प्रयोग अब प्राइवेट कंपनीज़ भी करेंगी, क्योंकि जब प्राइवेट कंपनीज़ जब निजी कंपनीज़ करेंगी तो कहीं ना कहीं जो है वो दायरा बढ़ेगा। साथ ही दायरा बढ़ने के साथ ही जो जिस उद्देश्य से हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति भी सरलता से की जा सकेगी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो प्राइवेटाइजेशन है उसको किस कदर से जो है वो बढ़ावा दिए जाने की बात की गई है। तो किस्त 4 जो है उसमें विकास की बात की गई है, क्योंकि इसरो अगर प्राइवेट कंपनीज़ के साथ सहयोग करेगा तो जीडीपी विकास गतिविधियां बढ़ेंगी, है ना। यूटीज़ में जो डिस्कॉम है उसके प्राइवेटाइजेशन की बात की गई, यहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात की गई है, एयरक्राफ्ट में MRO का हब बनाए जाने की बात की गई है, डिफेंस क्षेत्र में जो एफडीआई था, जो ऑटोमेटिक आउटकम था उसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, आखिरी जो हमारी किस्त आती है वो आती है किस्त नंबर 5। इसमें क्या किया गया है? ये सरकारी सुधारों और जो सहायक उपाय हैं ना उनसे संबंधित है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखते हैं जो मनरेगा है इसके लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन जो है वो उसकी बात की गई, क्योंकि हमने देखा ना कि इस संकट में जो ये केवल राष्ट्रव्यापी नहीं, जो विश्वव्यापी संकट है जिसमें हमारा राष्ट्र भी बुरी तरीके से अब केसेस बढ़ रहे हैं तो प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे ज़्यादा जो वर्ग पिस रहा है, जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है वो है आपका मजदूर जो वर्ग है, जो गरीब वर्ग है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जो रोज़ खाने कमाने वाला वर्ग है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इन सब चीज़ों से। तो हालांकि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा भी काफ़ी सारे प्रयास किए गए हैं और उन्हीं प्रयासों में एक प्रयास ये भी है कि जो मनरेगा के तहत मनरेगा के लिए जो 40,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन इसमें किया गया है। राज्यों की जीडीपी पर राज्यों की ऋण लेने की जो सीमा है उसे 3% से बढ़ाकर 5% तक कर दिया गया। यानी जो राज्य सरकारें हैं वो जीडीपी के तौर पर जो राज्यों का ऋण होता है उसकी सीमा को भी अब बढ़ा दिया गया है 3% से कर उसको 5% यानी 2% की अतिरिक्त बढ़त इसमें मुहैया कराई गई है। ठीक है, अगले 1 वर्ष के लिए दिवालियापन से जुड़ी कई नई योजनाएं या कार्रवाइयाँ जो वो शुरू नहीं की जाएंगी, क्योंकि
जब दिवालियापन से संबंधित जो भी योजनाएं या कार्रवाई शुरू की जाती है तो कहीं ना कहीं हतोत्साहन का माहौल पैदा होता है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी के मद्देनज़र 1 वर्ष तक के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ, इस तरीके की जो योजनाएं हैं, उनको वो प्रारंभ नहीं की जाएंगी। वहीं एक लास्ट पॉइंट ये भी आता है कि जो मल्टी मोड एसेस डिजिटल है या ऑनलाइन जो के ज़रिए पढ़ाई है, उसके लिए पीएम ई विद्या योजना की शुरुआत की गई है। तो ध्यान में रखना है कि पीएम ई विद्या योजना किससे संबंधित है, ये डिजिटल या फिर जो ऑनलाइन स्टडी है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि लॉकडाउन का है तो आना जाना या इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सारी गतिविधियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं और समय समय पर सारी छूटें मुहैया कराई जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी जो संस्थानें हैं, जो शिक्षण संस्थानें हैं, वो बंद हैं और ऐसी स्थिति में जो डिजिटल या ऑनलाइन के ज़रिए जो पढ़ाई है वही कारगर सिद्ध हो रही है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो पीएम ई विद्या योजना है उसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, ताकि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण के जो दूर दराज क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है वो बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किश्त हमने देखी इस अभियान के तहत, यानी जो आत्मनिर्भर अभियान स्टार्ट किया गया था सरकार के द्वारा, उसमें 5 किश्तों को हमने देखा है कि किस किस किश्त में किस किस के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि बहुत चर्चा में रहा था। अलग से पीएम मोदी जी का इस पर पूरा एक कमिट भी आया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो आज का क्लास इतनी ही और आई होप आपने वीडियो पूरे एंड तक देखी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज का आपका वीडियो एंड तक देखने के लिए। बाकी की सारी क्लासेस भी पूरे नियमित रूप से चल रही हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो टेस्ट पेपर हो, है ना। पॉलिटी का करंट अफेयर्स भी जो है वो कराया जाएगा जल्दी। बाकी